हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या डी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की परीक्षा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में आप सबके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इन परीक्षा के दृष्टिगत प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दीजिए। तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर पर आधारित आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जिन प्रश्नों के जवाब आपको आते हैं वो आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डिक्टो पेपर में भी कुछ जो है वो दिखने वाले हैं। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, पैरामीशियम जो है ये किसके द्वारा प्रजनन करता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है बंडिंग, दूसरा है बीजाणु निर्माण, तीसरा है कायिक प्रजनन और चौथा ऑप्शन आपको द्विखंडन जो है वो दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी द्विखंडन होगा। पैरामीशियम जो है वो द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को जो है वो किससे जोड़ा गया है? तो आप भली भांति परिचित हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग ध्यान रखिएगा प्रशीतकों में जो है वो किया जाता है। बहुत बार इस प्रश्न को भी जो है ये पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जानते हैं, जबकि आपके यूपी और बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये एडिशनल चीजें भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी आपका विटामिन सी, विटामिन ए या लोहा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा रिकेट्स नामक जो बीमारी है ये आपकी विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो भारत में जो राज्यपालों की नियुक्ति है इसका अधिकार ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति के पास है। अब जो है राज्यपालों की जो नियुक्ति है ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 155 के तहत जो है वो की जाती है। भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति जो है वो करता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है वो निर्वाचित किया गया है और राष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पद से हटा दिया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पराग अग्रवाल को एलन मस्क जो कि सीईओ है ट्विटर के, उन्होंने जो है वो हटा दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन का जो आयोजन है उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गरीब कल्याण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिमला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तुर्की का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी तुर्की राज्य, ऑप्शन सी समाजवादी गणतंत्र तुर्की और ऑप्शन डी तुर्की रिपब्लिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तुर्की होगा। तुर्की को अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के स्वच्छतम शहर के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छतम शहर का जो है वो दर्जा मिला है। और ध्यान रखिएगा ये 6वीं बार जो है इंदौर को ये यहां पर सबसे स्वच्छ का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो न्यायिक समीक्षा है यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जो है जांच करता है। प्रीवियस ईयर में ये सवाल जो है ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू जो है वो किस खेल से संबंधित है? आप सब भली भांति परिचित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो आपका जल्लीकट्टू त्योहार है ये बैलों की लड़ाई से संबंधित है और ये एक परंपरागत खेल है। और ध्यान रखिएगा ये पोंगल जब त्योहार आपका होता है उसी समय आयोजित
किया जाता है। पोंगल जो त्योहार है आपका ये तमिलनाडु का ही है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है वो किसकी बनी हुई है? तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कांसा। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कहां से मिली है, मतलब मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चेंजिंग इंडिया नामक जो है वो पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा जो है ये कहां स्थित है? तो इनका मकबरा जो है ये सिकंदरा में है। सिकंदरा आपका आगरा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और जो आपका अकबर का मकबरा है इसकी योजना तो अकबर के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा कराया गया था 1613 से 1615 के बीच में। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। तो उत्तर भारत में जो मंदिर है ये आपके नागर शैली के हैं, दक्षिण भारत में जो आपके मंदिर हैं ये द्रविड़ शैली के हैं, और इन दोनों शैली का मिश्रित रूप जो है वो आपका वेसर शैली जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सुधीर धर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुधीर धर जो है ये कार्टून डिजाइनिंग से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग जो हैं वो जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। सन 2014 में इन्हें भारत रत्न जो है वो पुरस्कार मिला था, और ये क्रिकेट से संबंधित है। इनके नाम टेस्ट और वनडे में मिलाकर के 100 शतकों का भी रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जनसंभर है? मतलब कौन सी नदी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें कमेंट में बताइएगा कि इसकी कुल मिलाकर के लंबाई जो है वो कितनी है। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन सही है? पहला है यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ऑप्शन सी इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। और ऑप्शन डी राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो स्थायी रूप से चुने जाते हैं। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। एक नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की जो है वो मेजबानी किसने की थी? लेकिन जो 2020 वाले ओलंपिक खेल हैं कोरोना की वजह से इनका आयोजन 2021 में किया गया था, इनका भी ध्यान रखिएगा। तो जापान के टोक्यो में 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इनका आयोजन सन 2021 में किया गया था। प्रश्न नंबर 23 दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन डी टैनिक अम्ल। बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल होगा। जो दूध में खटास होती है आ जाती है जब दूध खराब आपका हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल की वजह से ही होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भांगड़ा जो है ये पंजाब का एक नृत्य है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि कथकली, ओडिसी और मोहिनीअट्टम जो है ये आपके शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए मीटर प्रति सेकंड का उपयोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो त्वरण की इकाई जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपके 25 प्रश्न जीएस के थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसमें से आपने कितने सही करे हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे हिंदी की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 आपसे कह रहा है निम्न में प्लुत स्वर जो है वो कौन है? तो आपकी जो स्वर है स्वरों की संख्या 3 होती है। पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा जो है वो दीर्घ स्वर और तीसरा आपका जो होता है ये प्लुत स्वर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओम में प्लुत स्वर
स्वर जो है ये आपका होता है। अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। इसमें अंडरलाइन जो है वो पशु के नीचे है, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। अगला प्रश्न है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप जो है ये आपका नेत्री होता है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? मतलब कवि जो है इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन जो है वो आपका कविगण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी ये आपका कुछ लिखा हुआ है और ऑप्शन डी पढ़ना। तो इसका भी राइट आंसर आप सब बड़ी अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन ही हो जाएगा कुछ जो है ये आपका सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है अगिन और ऑप्शन बी है आग्नेय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग जो है ये आपका विशेषण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो लेटना, पिघलना, छूटना और तड़पाना। तो यहां पर तड़पाना जो हो जाएगी ये आपकी सकर्मक क्रिया है। डायरेक्ट सवाल जो है यहां पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांठ का तत्सम रूप जो है वो कौन सा है? गट्ठी, ग्रंथि, गट्ठर या अंगुली? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। तो गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक रिक्वेस्ट है भैया, आप लोग इस वीडियो को जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और भी जो सोशल साइट्स हैं उन पर शेयर जरूर कर दो, जिससे ये मैं रेगुलर आपके लिए ला सकूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए पाषाण, ऑप्शन बी कंकड़, ऑप्शन सी प्यासा और ऑप्शन डी पक्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यास का तत्सम शब्द जो है वो आपका पिपासा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए है नलकूप, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी अग्नि और ऑप्शन डी धूमिल। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो अनल का पर्यायवाची अगिन होता है, दहन भी होता है, पावक वगैरह भी इसके जो है पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न नंबर 36, उपमान का विलोम क्या होगा? तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि उपमेय और उपमान, तो उपमेय जो है ये उपमान का विलोम शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, जल, प्राण, पुत्र, इनमें किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आप भैया अनेकार्थी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है बेस्ट बुक का लिंक, और उसी बुक से आप पढ़ लीजिएगा। ये बुक्स आपके पास जो है वो पूरी तरह से अवेलेबल होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल, प्राण और पुत्र जो है ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जो बदला ना जा सके इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है एकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा यहां पर आपका दिया गया है कथा के बैंगन। तो इसका ऑप्शन ए है मनगढ़ंत बातें, ऑप्शन बी असंभव वस्तु, ऑप्शन सी कृपण व्यक्ति और ऑप्शन डी केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? तो जो कथा के बैंगन होते हैं ये इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, तो ये दूसरों को बस उपदेश देते हैं, अपना कुछ नहीं देखते। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, अतीन्द्रिय में जो है बताइए उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय जो आपका शब्द है उसके पीछे लग करके उसका जो है अर्थ बदल देते हैं। तो अतीन्द्रिय में जो उपसर्ग आपका है वो अति है। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद अति प्लस इंद्रिय जो है हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देवर का स्त्रीलिंग जो है वो आपका देवरानी हो जाएगा, बड़ी की पाई लगेगी। तो ऑप्शन बी आनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, स्व उद्देश्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सा प्लस उद्देश्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपकी व्यंजन संधि पाई जाएगी, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 43, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में योग का दान, तो तत्पुरुष समास इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर और इसको डीप पूछ लेता तो इसमें संबंध तत्पुरुष जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता। प्रश्न नंबर 44, व्याकरण के नियमों में बधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है ये क्या कहलाते हैं? बिल्कुल नया प्रश्न है और जूनियर असिस्टेंट प्रीवियस ईयर में भी ये सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। पद जो है वो वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपके पद कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 45, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो मुझे
यह काम कर लेना चाहिए, तो यहां पर मैंने जो है गलत हो जाएगा, इसकी जगह पर मुझे लगेगा। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द आपका है ये निरीह हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 46 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निरीह का जो अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, वो तृष्णा से रहित या उदासीन होता है, मतलब जिसका लालच जिसमें बिल्कुल ना हो। प्रश्न नंबर 47, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो आपका रति हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रति। शोक जो है ये बताइएगा आप लोग कमेंट में किसका स्थायी भाव होता है? हास्य रस का हास और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 48, साखी शब्द का अर्थ क्या है? ये प्रश्न ज्यादातर अभ्यर्थी जो है वो गलत कर देते हैं। साखी का जो अर्थ है ये आपका साक्षी होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, सजना है मुझे सजना के लिए इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो पहला यहां पर जो सजना है वो आपकी सजावट से है, और दूसरा जो आपका सजना है ये पति से यहां पर संबंधित है। तो यहां पर एक शब्द के दो शब्दों का जब अलग अलग अर्थ होता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। इसके कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे वह 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। इसी तरह कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार वाला भी जो एग्जाम्पल है वो इसी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 50, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आप लोग जवाब कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? अगली वीडियो में इसका जवाब देने के साथ साथ अगली क्लास शुरू होगी। अगर आपको इंग्लिश वगैरह की भी क्लास प्रॉपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी वीडियो को शेयर करो जिससे क्लासेस जो है वो मैं आपके लिए रेगुलर कर सकूं। फिलहाल आप लोग कमेंट में जो मैंने जवाब पूछे उनको बताइएगा, और आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय।